हेलो स्टूडेंट, मैं मकवाना हितल आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आपकी 9th स्टैंडर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसमें 12 नंबर का चैप्टर है रानी। रानी नामक घोड़ी के बारे में हमने इस चैप्टर में अब तक बोध प्राप्त किया कि किस तरह जो बाल नायक है उनके पिताजी घोड़ी को घर पे लाते हैं। वो आगरा से आई हुई है और कैसे ताजमहल से उसको निकाल दिया गया है। तदुपरांत लेखक जो लेखक थे उनका उस रानी की ओर कैसा मन था, फिर कैसे उनकी मित्रता हुई, जो रानी घोड़ी है उसका वर्णन सब हमने अगले वीडियो में देखा। अब हम आगे की जो रेखा चित्र है गद्य वो समझेंगे। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। घुड़सवारी यानी कि रानी पे सवारी का जो कार्यक्रम है, जिस मनोरंजन के लिए पिताजी घोड़ी को लाए थे, वह कार्यक्रम अब शुरू हुआ। मेरे और बहन बहन यानी बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का कोई भय न था। जीन जीन यानी कि घोड़े की पीठ पर रखने वाला बिछौना, जिस पर बैठकर घोड़ा चलाया जाता है, जिससे संतुलन भी रहता है, फिसलन होती नहीं है। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। बारी बारी यानी कि एक दूसरे की बारी आने पर रानी जो घोड़ी है उस पर बैठते और छुट्टन नाम का जो व्यक्ति है जो रानी की देखभाल के लिए रखा गया था, वह हमारे पीछे पीछे दौड़ता और हमें घुमाता था। सवेरे यानी कि सुबह भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर 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 यानी 3 घंटे का समय, एक प्रहर यानी 3 घंटे, 8 प्रहर यानी 24 घंटे यानी दिन और रात। तीसरे प्रहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता है, यानी कि इसका पुनरावर्तन होता। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति यानी कि विद्रोह करने वाली विलोम प्रकृति संतुष्ट यानी शांति नहीं थी। अस्तबल यानी कि घोड़ों को बांधने की जगह में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। रानी की गर्दन पर झूलकर और उसकी पीठ पर बैठकर संतोष न होता था। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले गए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। जो शिक्षा मिली थी घोड़े की सवारी की, उसकी हमने परीक्षा ली। उस पर जीन ना लगाई, बैठने का बिछौना लगाया नहीं, ऐसे ही उसकी नंगी पीठ पर सवारी, क्योंकि उसकी पीठ कैसी होती है, फिसलन वाली, और बारी बारी हमने परीक्षा ली। यह स्वाभाविक ही था कि ताजरानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। चेतना का बोध यानी कि जो बच्चों में विभिन्न शक्तियाँ हैं, जो उनकी शक्तियाँ हैं उनमें, वह न रहकर बोध यानी कि उसका ज्ञान, प्रतीति, जो उनमें छुपी हुई शक्तियाँ हैं उसका बोध नहीं रहता, सामान्य शक्तियों का ही बोध रहता है। अतः उनके लिए पशु, पक्षी, वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। निक्की नाम का जो नेवला था वो रानी की पूंछ से झूलने लगता था। रोजी इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और
नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। मयूर सिंहासन जैसे कि सबसे महंगा मयूर, मयूर की डिजाइन वाला, मोर की प्रतिमा वाला जो सिंहासन होता है जिसमें सम्राट महाराजा बैठते हैं, वैसे हमारा गर्व था। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। शक्ति और दुर्बलता विरोधा विलोम शब्दों में पूछा जा सकता है। उसकी नंगी पीठ पर आयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल्की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने आहत को हो गया, भाई की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। देखो क्या हुआ, नंगी नंगी पीठ पर, यानी कि जब वहाँ जीन न लगी हो और डायरेक्ट वो बैठते थे तो क्या होता था, वो उनका मन रखने के लिए थोड़ी बहुत सवारी करवा देती थी। पर एक बार क्या हुआ, नायक उसकी नंगी पीठ पर बैठे जीन के बगैर, तो भाई ने उसके पैरों पर छड़ी मार दी, संटी यानी छड़ी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया। स्वाभिमान आहत होना यानी कि उसका जो खुद के लिए जो स्वाभिमान था, इज्जत थी, उसको तो चोट पहुंच गई, या कोई दुखद स्मृति उभर गई। दुखद स्मृति यानी कोई दुख देने वाली याद उसको याद आ गई। वह ऐसे वेग से भागी, ऐसे तीव्र वेग से, झड़प से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब पकड़ बांध रखने का संकल्प किए। कुछ दूर मैंने अपने आप को उसे उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी गई, रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा। और कैसे हुआ, रानी एक दिन ऐसे दौड़ने लगी तो मैं गिर गया और गिरने के बाद ऐसे खड़ी हो गई, अपने अतीत से, अपने दुखद जो अनुभव था उससे बाहर आ गई और वर्तमान में वो आ गई और पश्चाताप करती हुई खड़ी रही। कौन सा पश्चाताप? नायक को गिराने का। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। बिछाने यानी कि खटिया पर पड़ा रहना पड़ा। क्या हुआ, नायक गिर गया था और उसे खटिया पर पड़ा रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिन हिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। देखो क्यों, क्योंकि रानी बहुत ही आदर भाव, बहुत ही करुणामय तरीके से एक भाव उससे जुड़ गया था। दोनों के बीच में एक भावुकता का संबंध जुड़ गया था। तो वो पश्चाताप करने लगी कि मेरी गलती हो गई, जैसे ऐसे बोल रही हूँ कि मेरी गलती हो गई कि आप मेरे पे से गिर गए। एक बार भाई, दूसरा एक प्रसंग है, एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। देखिए स्टूडेंट, इसमें से सविस्तार प्रश्न निकल सकता है इस पैराग्राफ में से, तो ध्यान रखिएगा। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी उसे दिखाने के लिए गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतार कर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना आया। वलय यानी कि जो कान में पहनने का एक आभूषण होता है, वह होता है घोड़ों को। तो कान में, जैसे कान में मुंदा पहनाया हो उस तरह वह रानी के कान में वह पहना के आ गया, सोने का कड़ा जो नायक की नानी ने भेजा था।
फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। फिर क्या हुआ कि सब बच्चे खेल में कड़ों की बात को भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। संध्या समय, संध्या यानी जब रात होने का समय आता है, शाम का समय, तो कोई भी कड़ों का कहीं भी पता चला नहीं। सबको लगा कि कड़े खो गए हैं। फिर रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हिननाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश किया। रानी हिनहिनाने लगी, यानी कि गोरी गोरी आवाज करने लगी और पैरों से वहाँ जमीन को आवाज करने लगी। तो बाबूजी ने क्या किया, लेखक के पिताजी ने उसको खोदने का आदेश दिया जमीन को। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। देखो, किसी ने क्या किया था, रानी के कान से कड़े निकालकर चोरी कर मिट्टी के गड्ढे में गाड़ दिए थे, पर किसी चोर का पता नहीं चला, पर इस कारण से रानी सबके हृदय में बस गई। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था? कह कह कर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि यह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। देखो, बच्चे होते उनको कुछ इतना ज्ञान नहीं होता है। तो रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया था, तो रामा करके जो नौकर था उससे पूछते कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ था? तो रामा ने बोला कि ये उसके पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। रामा ने क्या किया, स्वीकृति में। फिर क्या तो होता है, अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। विस्मित यानी आश्चर्यचकित होना और क्रोध भी आना। क्यों? क्योंकि और भी है तो क्यों एक ही है इधर? ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठा कर दौड़ाने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। देखो, ये छोटे जीव जो है वो रानी के पेट में लेटे रहते हैं, कोई काम के तो है नहीं, इसलिए उनको गुस्सा आया। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल लें, तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। देखो, बड़ा भाई है वो कहता है कि रानी का पेट फाड़कर, उसका पेट काटकर हम दूसरा एक बच्चा निकाल लेते हैं, तो छोटे भाई बहन को वो काम में आएगा और रानी मेरी सेवा में, यानी कि भाई की सेवा में रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया, तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। साहस ने जवाब दे देना, अंत हो जाना, नष्ट हो जाना, साहस खत्म हो गया। क्या हुआ? लेखक के जो नायक है उसके साहस ने जवाब दे दिया, क्योंकि उनका भाई चाकू लेकर आया था रानी का पेट काटने के लिए। एक और भी समस्या की और हमारा ध्यान गया, आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? देखो, पेट तो हम काट दें, बाल वृत्ति जो है वो बात है यहाँ पे। माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं है। महीन यानी कि छोटी सी सुई से सीना संभव नहीं है। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव। कुछ दिनों के बाद रानी घोड़ी है उसका शिशु जब दौड़ने लगा, तब हमें बहुत ही खुशी हुई। तब हमें जो बाल शिशु था उसके प्रति कोई भी गुस्सा या नाराजगी रही नहीं।
स्टूडेंट, गद्य का बोध तो आपने पूर्णतः प्राप्त कर लिया, पर कुछ सविस्तार प्रश्न के उत्तर हम समझेंगे। महादेवी तथा उनके भाई बहनों की क्या इच्छा थी? पिताजी ने उनकी इच्छा कैसे पूरी की? तो आपने देखा था कि महादेवी तथा उनके भाई बहनों की घुड़सवारी करने की बहुत इच्छा थी। कुछ दिनों बाद बच्चों ने देखा कि उनके बरामदे यानी कि आंगन में एक छोटा सा टट्टू बांधकर लाकर बांध दिया गया है, घोड़ी का बच्चा। शुरुआत में वो क्या समझते थे? गधा समझते थे उसको, पर वो क्या था? टट्टू यानी कि घोड़ी का बच्चा। उसकी मालिश तथा खिलाने पिलाने और घुमाने फिराने के लिए छुट्टन नामक एक साइज भी रख दिया है। यह टट्टू एक सुंदर तथा आकर्षक घोड़ी थी। बाद में उसे सब ताज रानी या सिर्फ रानी कहने लगे। इस प्रकार पिताजी ने घुड़सवारी करने की बच्चों की इच्छा पूरी की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महादेव जी ने रानी का कैसा शब्द चित्र खींचा है, यानी कि आपको रानी के बारे में वर्णन करना है। रानी हल्के चॉकलेटी रंग की घोड़ी थी। मैंने आपको गद्य समझाते हुए बोला था पैराग्राफ में कि रानी के बारे में एक प्रश्न आ सकता है। तो देखते हैं, रानी हल्के चॉकलेटी रंग की घोड़ी थी। उसका रंग इतना चमकीला था कि उस पर नज़र फिसल जाती थी। उसके खड़े कानों के बीच माथे पर अयाल का गुच्छा झूलता था, यानी कि लगाम। उसकी आंखें बड़ी, काली, साफ और पारदर्शी थी। उसकी यानी कि रानी के नथुने और जीभ लाल, होठ गुलाबी और दांत उजले यानी कि सफ़ेद थे। उसके मजबूत दांत लोहे की लगाम चबाते रहने पर भी घायल नहीं होते थे। उतने उसके दांत कैसे थे? मजबूत थे। उसकी पीठ ऊंचाई से अधिक थी, पैर सुडौल और मजबूत थे। उसकी सघन पूंछ मोर छल जैसी लगती थी। मोर की पींछ का जो गुच्छा होता है, मोर पंख का गुच्छा, वैसी उसकी पूंछ थी। इस प्रकार महादेवी ने रानी का बड़ा ही आकर्षक चित्र खींचा है। रानी का पेट चीरने का प्रस्ताव क्यों विफल हो गया? रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। नौकर रामा ने बताया कि अभी एक और बच्चा रानी के पेट में है। बच्चों को लगा कि अगर हम रानी का पेट चीर कर एक बच्चा और निकाल ले तो सवारी में सुविधा रहेगी, यानी कि आसानी रहेगी। रानी महादेवी के पास रहेगी और भाई एक दिन दोपहर को चाकू ले आया। चाकू देखकर महादेवी की हिम्मत ने जवाब दे दिया। पेट चीरने के बाद उसे सीलने का उपाय किसी के पास नहीं था, इसलिए रानी का पेट चीरने का प्रस्ताव विफल हो गया। रानी का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी कि रानी की जो विशेषताएं है वो बोलिए। तो रानी, उसका उत्तर है रानी एक छोटी सुंदर घोड़ी थी। उसका स्वभाव भी सरल और स्नेहपूर्ण था। परिवार के बच्चे उसके साथ दिल खोलकर खेलते थे। पालतू नेवला भी उसकी पूंछ से झूलता था। कुतिया यानी कि रोजी भी उसकी पीठ पर चढ़ती रहती उतरती थी। कभी कोई बच्चा मार देता तो उसका स्वाभिमान जाग उठता था, फिर भी वह शांत रहती थी। कोई बच्चा उसकी पीठ पर से गिर जाता तो उसे बड़ा पछतावा होता था। उसकी सूझबूझ से सोने के खोए हुए कड़े मिल गए थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण रानी ने पूरे परिवार का दिल जीत लिया था। स्टूडेंट, आशा रखती हूँ कि इस गद्य में आपको पूर्णतः अर्थबोध प्राप्त हो गया होगा।
इसके प्रश्न के जो सविस्तार उत्तर है वो भी समझ में आ गए होंगे। इसके ऊपर इस प्रश्न को ध्यान अनुसंधान में आपको एक वाक्य के 2 वाक्य के प्रश्न के उत्तर भी आप सरलता से लिख सको। अस्तु।